हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 1। ठीक है, क्लास 11 का दिस इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफिशियल, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस ना। ठीक है, सो दिस इज़ आवर फर्स्ट लॉ, दैट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बेसिकली अगर मैं आपको बता दूं कि ये क्या होते हैं लॉज ना, तो इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके, आप नोट कीजिए। सो फर्स्ट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब अगर मैं बात करता हूं कि व्हाट आर द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो लॉज का मतलब क्या होता है? तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, कैसे लिखोगे आप? द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट, द कन्वर्जन ऑफ reactants into product. No? What are the laws of chemical combination? The conversion of reactant into product is governed by certain laws, is governed by certain laws which are known as laws of chemical combination। ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन रिएक्टेंट्स कंबाइन ना, जब रिएक्टेंट्स एक्चुअली कंबाइन होते हैं और वो चेंज होते हैं प्रोडक्ट में, सो द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट्स में एलिमेंट कैसे कंबाइन हो रहे हैं, किस रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं, किस मास में कंबाइन हो रहे हैं ना। सो द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इज गवर्न बाय सर्टेन रूल्स विच आर नोन एज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो बेसिकली हमारे पास 5 लॉज हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे इन दिस लेक्चर। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिए आप ना। फर्स्ट लॉ है हमारा, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वी विल डिस्कस दिस लॉ इन दिस लेक्चर। ठीक है, एंड द सेकेंड लॉ इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, law of constant proportion, and third is the law of multiple proportion। no? What is the law of multiple proportion? किसने दिया था या फिर ये क्या होता है, इसको अपन डिस्कस करेंगे। एंड द फोर्थ वन इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। रेसिप्रोकल प्रपोर्शन क्या होता है? एंड द लास्ट वन दैट इज अवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, इस लेक्चर में हम इस एक लॉ को डिस्कस करेंगे, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो आप हेडिंग दीजिए, व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ना, क्या इसके वैलिड फिगर्स हैं या फिर क्या इसके लिमिटेशंस हैं, कहाँ पर ये एप्लीकेबल होता है, कहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इन दिस लेक्चर। तो आप हेडिंग दीजिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अगर हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, सो दिस लॉ वॉज गिवन बाई ना, दिस लॉ वॉज गिवन बाई एंटोनी लैवियोइजर। This law was given by Antony Lavoisier in 1789. So the law of conservation of mass था, this law was coined by, initiated by the Lavoisier और Antony Lavoisier, जिनको अपन बोलते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं इनको हम? फादर ऑफ केमिस्ट्री। ये जो एंटोनी लैवियोइजर हैं ना, इनको अपन बोलते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री। ओके, सो व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, in a chemical reaction, mass of reactants is always equal to
इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट ना। बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ, अभी घबराना नहीं ना, बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा मैं आपको ना। एक्चुअल में बेसिकली ये होता क्या है, ये कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या होता है और हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं ना, बहुत आसान भाषा में। कैसे? इन ए केमिकल रिएक्शन द मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। सो इन एनी केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, फॉर एग्जाम्पल आप एज्यूम करो कि हमारे कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट है A एंड B। सो व्हेन A एंड B कंबाइन दे फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट दैट इज C एंड D। इन्होंने एक नया प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है C एंड D, ठीक है। अच्छा, बहुत ध्यान से देखोगे तो A एंड B आर रिएक्टेंट, A और B क्या है यहाँ पर, A एंड B आर द रिएक्टेंट्स ना। अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो A और B यहाँ पर रिएक्टेंट का काम कर रहा है, ये एक्चुअली रिएक्टेंट है। अच्छा, फिर ये C एंड D क्या है सर, ये तो प्रोडक्ट है, ये तो प्रोडक्ट है। C और D क्या है, ये प्रोडक्ट है। सो अकॉर्डिंग टू लेवियोजर इन एनी केमिकल रिएक्शन द मास ऑफ रिएक्टेंट्स, मास ऑफ reactants is always equal to the mass of product, is always equal to the mass of product। हालांकि always equal to the mass of product, आगे चल के हम इसका कुछ लिमिटेशन वाला पार्ट है कि कुछ रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होती हैं, एंडोथर्मिक होती हैं, तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का मास ऑलवेज तो इक्वल नहीं होगा। बट फॉर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन ना, न्यूमेरिकल पार्ट जब भी हम इसका सॉल्व करेंगे तो हम कंसीडर करते हैं कि रिएक्टेंट का मास हमेशा मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है। देयर इज नो गेन और नो लॉस इन द मास, ठीक है। तो क्या पढ़ा हमने कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल एज्यूम करो कि इन दिस केमिकल रिएक्शन, इस केमिकल रिएक्शन में जो ए का हमने मास कंसीडर किया था, वो एज्यूम करो हमने ए का मास किया था स्मॉल ए ग्राम, ठीक है। और जो मैंने बी का मास कंसीडर किया था दैट इज बी ग्राम, जो सी का मास कंसीडर किया था मैंने दैट इज सी ग्राम, और जो डी का मास कंसीडर किया था दैट इज डी ग्राम। ये जो मास है वो सभी मास मैंने ग्राम में कंसीडर किए हुए हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सभी मासेस ए बी सी डी मास जो हैं वो मैंने ग्राम में कंसीडर किए हुए। अच्छा, अकॉर्डिंग टू लेवियोजर और अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो रिएक्टेंट का मास होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, दैट इज A प्लस बी एंड दिस इज इक्वल टू दी C प्लस डी। एक्चुअल में ये है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कहने का मतलब कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो मास ऑफ रिएक्टेंट्स होगा वो ऑलवेज इक्वल टू दी होगा मास ऑफ प्रोडक्ट के, ठीक है। एक और एग्जाम्पल से हम इसको डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल से कैसे डिस्कस करते हैं, ध्यान से समझो भाई। फॉर एग्जाम्पल वी हैव कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट है, इट इज अ सॉलिड कंपाउंड, और मैंने कैल्शियम कार्बोनेट लिया हुआ है 100 ग्राम। कैल्शियम कार्बोनेट का मैंने एक 100 ग्राम सैंपल लिया हुआ है। अब इस 100 ग्राम सैंपल को जब हमने हीट किया, इस 100 ग्राम सैंपल को जब हमने हीट किया तो प्रोडक्ट बनता है एक्चुअली कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ ही साथ में रिलीज होता है यहां पर CO2 गैस, ठीक है। एक तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड जिसको अपन बोलते हैं क्विक लाइम, ठीक है, ये भी सॉलिड होता है क्विक लाइम, बट जो CO2 गैस बन रहा है वो तो गैसियस स्टेट में है। अब क्वेश्चन क्या था कि 100 ग्राम हमने सैंपल लिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का, और जब 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के सैंपल को हमने हीट किया तो इट फॉर्म्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इस इक्वेशन को ये चेक करना है क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। ओके, सो अकॉर्डिंग टू लेवियोजर इन एनी केमिकल रिएक्शन द मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, मींस कि द मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अप्लाई करते हैं, यहाँ रिएक्टेंट का मास कितना है, या फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर रिएक्टेंट कौन है तो बोलोगे सर रिएक्टेंट तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है, और जो रिएक्टेंट का मास है वो एक्चुअली कितना है, इट इज 100 ग्राम। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर, सर प्रोडक्ट तो दो है हमारे पास, ठीक है, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड है और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, एज्यूम करो कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है ना
उसका मास मैं x एज्यूम कर लेता हूं, दिस इज x ग्राम। वैसे हम फाइंड भी कर सकते हैं, बट एज्यूम कर लो कि इस क्वेश्चन में कैल्शियम ऑक्साइड कितना ऑब्टेन होगा वो मैंने x ग्राम माना हुआ है। अच्छा, क्या कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 का मोलर मास आपको मालूम है? आपने क्लास 9th में मोलर मास के बारे में पढ़ा होगा, मीन्स द मास ऑफ 1 मोल। अगर मैं चेक करता हूं तो कार्बन का जो मास होता है इट इज 12 ग्राम, 1 मोल ऑफ कार्बन ना। अगर आप एटॉमिक टर्म में यूज करोगे तो 12 AMU होता है, बट 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, एक ऑक्सीजन का एटम होता है 16 AMU, तो 2 ऑक्सीजन का हो जाएगा 32 AMU। अगर एटॉमिक टर्म में मैं बात करूंगा तो ये हो जाएगा, बट हमने मोल में कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। एक 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है मेरे पास, तो 1 मोल ही कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा एंड 1 मोल CO2 मिलेगा। तो 1 मोल CO2 का मास कितना होगा? इट इज 44 ग्राम। कितना होता है ये? 44 ग्राम। ये पता होना चाहिए आपको। कैसे? 12 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, बट 2 ऑक्सीजन है तो 32 ग्राम हो जाएगा। तो अब मुझे पता चल गया कि CO2 का मास है 44 ग्राम। तो अगर मैं इस पे ये लॉ लगाता हूं कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज 100 इक्वल टू x प्लस 44, तो x को यहां रखते हैं, दिस इज 100 माइनस 44, तो x इक्वल टू आएगा 56 ग्राम। इट मीन्स ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये हमको यहां पर मिलेगा 56 ग्राम। ओके, क्या करना है? द मास ऑफ रिएक्टेंट आपको इक्वल टू कर देना है मास ऑफ प्रोडक्ट के। तो अब क्या किया लेवियोजर ने? थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, इसको एक अच्छी डेफिनेशन दी ना, इसको एक अच्छी भाषा में लिखा। क्या लिखा? इन एनी केमिकल रिएक्शन मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्ट इनटू एनर्जी। ठीक है, तो इसको अगर आप लिखना चाहो तो कैसे लिखेंगे ना, इसको अपन लिख भी सकते हैं। तो लिखेंगे कैसे? नोट करो ना। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. Mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. But can be convert into energy. हालांकि दिस इज द मॉडिफाइड लॉ, ठीक है। लेवियोजर ने इनिशियली बोल दिया था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे थे जहां पर कुछ स्मॉल अमाउंट, बहुत मिलीग्राम में ना, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जा रहा था एनर्जी में। आपने सुना होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है। अब ये हीट एनर्जी आ कहां से रही है? इसका मतलब कुछ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डेफिनेटली कन्वर्ट हो रहा होगा एनर्जी में। अब अगर कुछ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होगा तो डेफिनेटली मास ऑफ प्रोडक्ट कम आने वाला है। तो हमने इस लॉ को मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करने के बाद हमने क्या लिखा कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्ट इनटू एनर्जी। सो दिस इज द मॉडिफाइड लॉ। ओके, आगे चलते हैं। कुछ लिमिटेशंस हैं। बोले सर ये केमिकल रिएक्शंस में ही वैलिड होता है, क्या ये लॉ कहीं और भी वैलिड होता है? चलो उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो ध्यान से देखना ना, बहुत ज्यादा ध्यान से। दिस लॉ इज नॉट वैलिड इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। यस, और ये क्वेश्चंस पूछा भी जाता है, ये क्वेश्चन आपसे कई बारी, कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ना ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो पहला लिमिटेशन तो यही है कि न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस में एक्चुअली मास चेंज होता है एनर्जी में ना, एज अ नेम सजेस्टिंग न्यूक्लियर रिएक्शन। तो न्यूक्लियर मतलब जिसमें न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करता है। अब एटम का जो मास होता है, टोटल मास, वो तो पूरा का पूरा मास न्यूक्लियस में रेसिड करता है ना, सारा का सारा मास न्यूक्लियस के पास होता है। अब न्यूक्लियस ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो वो न्यूक्लियर रिएक्शन हो गया।
बट केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, इन केमिकल रिएक्शंस ओनली बैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट। जो किसी भी एलिमेंट, किसी भी एटम्स के जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वही पार्टिसिपेट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल होता है, इट इज 9.1 इंटू 10⁻³ kg अराउंड होता है, मतलब बहुत कम होता है, बहुत नेग्लिजिबल होता है, तो नेग्लेक्ट कर देते हैं। दिस लॉ इज नॉट वैलिड इन न्यूक्लियर रिएक्शंस, बिकॉज न्यूक्लियर रिएक्शंस में होता क्या है, जो टोटल मास होता है वो टोटल मास चेंज हो जाता है इनटू एनर्जी। अब ये कैसे चेंज हो रहा होगा, तो आपने वो आइंस्टीन का इक्वेशन भी सुना होगा ना, E = mc², दैट इज E = mc², जहां पर E स्टैंड फॉर एनर्जी, M स्टैंड फॉर मास एंड C स्टैंड फॉर स्पीड ऑफ लाइट। तो मैं मास को एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। ओके, दिस लॉ इज नॉट वैलिड इन ओपन सिस्टम। दिस लॉ इज नॉट वैलिड इन ओपन सिस्टम। बिल्कुल एज्यूम करो कि अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट को एक ओपन वेसल में हीट करता ना, दिस इज ओपन वेसल, और मैंने इसमें कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करना था, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट। अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करता हूं तो इसमें जो भी गैसियस प्रोडक्ट होगा वो गैसियस प्रोडक्ट तो एस्केप कर जाएगा, जो गैसियस प्रोडक्ट होगा वो गैसियस प्रोडक्ट तो यहां से भाग जाएगा ना। तो फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में रिएक्टेंट प्रोडक्ट का मास बराबर नहीं होगा। दैट्स व्हाई दिस लॉ इज वैलिड ओनली इन क्लोज्ड वेसल, ओपन वेसल में ये वैलिड नहीं होगा। In case of exothermic and endothermic reactions, mass is slightly convert into energy. Yes, मतलब करेक्ट है ये वाली बात। कैसे, इसको बहुत ध्यान से समझो। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास मीथेन गैस है, दिस इज मीथेन गैस। अब मीथेन गैस का मैंने कुछ अमाउंट लिया हुआ है, वो ना n मोल्स हो सकते हैं या कुछ ग्राम हो सकता है। अब जैसे ही हमने मीथेन गैस को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया तो होगा क्या, इट विल फॉर्म CO2 गैस, साथ ही साथ में रिलीज होगा वाटर, और साथ ही साथ में रिलीज होगा हीट एनर्जी, अब अगर इस रिएक्शन को बहुत ध्यान से देखा जाए तो जो टोटल रिएक्टेंट का मास था वो मीथेन प्लस ऑक्सीजन, तो क्या ये रिएक्टेंट का मास CO2 प्लस वाटर के बराबर होगा? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि सर इसमें से कुछ अमाउंट जो आपने मीथेन लिया हुआ है, इसका कुछ अमाउंट चेंज हो रहा है इनटू हीट एनर्जी ना, कुछ अमाउंट तो चेंज हो रहा होगा, मिलीग्राम में हो सकता है, पॉइंट मिलीग्राम हो सकता है, बट यस वो कुछ अमाउंट एनर्जी में तो चेंज हो रहा है। दैट्स वाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अगर बहुत स्ट्रिक्टली देखा जाए तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में इसके कुछ एरर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, आई होप ये वाला लेक्चर आपको क्लियर होगा, ये लॉ आपको क्लियर होगा कि व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ना, और ये लॉ किसने दिया था और ये लॉ क्या बताता है। ठीक है, दिस लॉ वाज गिवन बाय एंटोनी लैवोइज़ियर, जिनको हम बोलते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री, और इस लॉ से अगर आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है तो आप सारे न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले से कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप अपने स्कूल एग्जाम में ना इसको थ्योरी में लिखना चाहते हो तो स्कूल एग्जाम की थ्योरी में आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, दूसरी बात, अगर इस लॉ से आपसे लिमिटेशन पूछ ले जाते हैं तो लिमिटेशंस मैंने काफ़ी लिमिटेशन बता दिए, 3 लिमिटेशन आपको बताए हुए हैं। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लॉ में। ठीक है, नेक्स्ट लॉ को डिस्कस करेंगे क्या होता है, तब तक के लिए थैंक यू।